नमस्कार, मैं रवीश कुमार। राजनीति और राजनेताओं के विचित्र पैटर्न होते हैं। वो सपने दिखाते हैं तो सदियों के स्तर पर, जबकि हमारे आपके सपने होते हैं दैनिक जीवन के स्तर पर। 21वीं सदी में तो हम 20वीं सदी से ही जा रहे थे और नेताओं की बातों से लगता है कि 21वीं सदी का स्कूटर अभी तक स्टार्ट भी नहीं हुआ है। दरअसल सार्वजनिक जीवन में सपने बांटने का यह फॉर्मूला थोड़ा अब थका सा लगने लगा है। जब भी चुनाव आता है 21वीं सदी कहीं से चली आती है। इसी 21वीं सदी को लेकर राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी देश भर में घूम रहे हैं। 30 साल के कम्युनिस्ट शासन के गड्ढों की बात की आज नरेंद्र मोदी ने कोलकाता में। इन सब के अलावा गुजरात सरकार की उपलब्धियों का उदाहरण देते हुए कहा कि जब गुजरात कर सकता है तो कोई भी राज्य या देश विकास कर सकता है। जिसके पास रेगिस्तान है, 2 नदियों के अलावा बाकी में पानी नहीं है, फिर भी हमने खेती और पर्यटन में डबल डिजिट ग्रोथ दिखाया है। मोदी अपने भाषणों में किसानों को मिट्टी की जांच के लिए हेल्थ कार्ड दिए जाने की बात करते हैं। कहते हैं कि गुजरात ही एक ऐसा राज्य है जहां यह स्कीम है, लेकिन कृषि मंत्रालय के अनुसार सॉइल हेल्थ कार्ड की योजना गुजरात, पंजाब, हरियाणा, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, बिहार और आंध्र प्रदेश में चल रही है। इकोनॉमिक टाइम्स की पिछले साल की एक रिपोर्ट है, उसके अनुसार देश में 48 करोड़ से ज्यादा ऐसे कार्ड दिए गए हैं। मोदी जब कहते हैं कि गुजरात में दुग्ध उत्पादन में 80% का इजाफा किया है, लेकिन दूध के उत्पादन के मामले में गुजरात चौथे नंबर पर आता है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, आंध्र प्रदेश देश के 3 सबसे बड़े दूध उत्पादक राज्य हैं। नरेंद्र मोदी बता रहे हैं कि गुजरात ने पर्यटन के क्षेत्र में डबल डिजिट ग्रोथ किया है। डबल डिजिट वाले राज्यों में गुजरात के अलावा मध्य प्रदेश भी है जो 20.46% है और बिहार भी है जो 20% का विकास दर इस सेक्टर में हासिल करता है। हमने गुजरात सरकार के पर्यटन विभाग की साइट पर चेक किया तो पता चला कि सरकार ने यह आंकड़ा गुजरात के होटलों में रात में रुकने वाले लोगों के वास्तविक सर्वे के आधार पर निकाला है। पर यह साफ नहीं हो सका कि जो राष्ट्रीय औसत से तुलना की गई है वो राष्ट्रीय औसत भी गुजरात के फॉर्मूले से ही निकाला जाता है या नहीं। अगर नहीं तो क्या अलग अलग पैमाने से निकाले गए औसत की तुलना की जा सकती है। केंद्र सरकार के घरेलू पर्यटकों के आंकड़ों को जब चेक कर रहा था तो 2011 के ही आंकड़े मिले। 2011 में सबसे अधिक घरेलू पर्यटक यूपी में गए 15.4 करोड़, आंध्र प्रदेश में 15.3 करोड़, तमिलनाडु में 13.75 करोड़ और गुजरात में सिर्फ 2.1 करोड़। सिर्फ 2 करोड़ गुजरात में गए। मध्य प्रदेश में भी गुजरात से ज्यादा घरेलू पर्यटक गए 2011 में। 2012-13 में स्थिति बदल गई होगी। नरेंद्र मोदी कहते हैं कि गुजरात ने खेती के क्षेत्र में 10 साल में 10% का रिकॉर्ड औसत विकास दर हासिल किया है। लेकिन विगत वर्ष के आंकड़ों के हिसाब से मध्य प्रदेश ने भी सबसे ज्यादा तरक्की की है 14.28% और बिहार ने 10.02% विकास दर हासिल की है। नरेंद्र मोदी गुजरात को दुनिया की सौर ऊर्जा राजधानी बनाने की बात कर रहे हैं। केंद्रीय नवीन ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार देश में ग्रिड से जुड़ी लगभग 979 मेगावाट की सौर ऊर्जा की क्षमता हासिल कर ली है हमारे देश ने, जिसमें से करीब बल्कि ज्यादातर 655 मेगावाट गुजरात से ही आ रहा है। सौर ऊर्जा के क्षेत्र में काफी प्रगति की है गुजरात ने। नरेंद्र मोदी हो या राहुल गांधी, इनके हर दावों की गहन समीक्षा होनी चाहिए। मोदी का काम है तो जांच है, राहुल के भाषण में काम का जिक्र ही नहीं तो जांच क्या हो। मेरी तमाम जानकारियां गूगल सर्च के आधार पर हैं। कोलकाता में नरेंद्र मोदी ने केंद्र सरकार को भी हर मामले में टारगेट किया। ममता बनर्जी की सरकार पर कोई हमला नहीं किया, बल्कि केंद्र राज्य संबंधों की बात करने लगे। मोदी ने कहा कि यूपीए की सरकारों और गैर यूपीए राज्य सरकारों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने साम्यवादियों की सरकार से कोई भेदभाव नहीं किया। बंगाल से कोई आवाज नहीं उठी। देश में यह आवाज उठाने की अब आवश्यकता है कि भारत सरकार को राज्य सरकारों के साथ पक्षपात करने का अधिकार नहीं है और राज्यपाल केंद्र के एजेंट के रूप में काम करते हैं, जो अब नहीं चलेगा। कोलकाता में ही शाम को नरेंद्र मोदी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं से कहा कि यूपीए सरकार इतिहास की सबसे भ्रष्ट सरकार है। बीजेपी की सरकार जहां होती है वहां भ्रष्टाचार के एक भी आरोप नहीं लगते हैं। ये मुझे लगता है थोड़ा ज्यादा हो गया। हिमाचल और कर्नाटक, छत्तीसगढ़ और गुजरात सरकार पर सीएजी रिपोर्ट वगैरह वगैरह, और यूपीए की तो बहुत भयंकर है ऐसी रिपोर्ट। एक जगह राहुल और नरेंद्र मोदी की बात समान लगी जब मोदी ने भी कहा कि मैं राजनेता नहीं हूं। हालांकि वो व्यंग के अंदाज में कह रहे थे कि मैं राजनेता नहीं हूं, मैं तो गैर राजनीतिक व्यक्ति हूं। जैसे राहुल ने कहा था मैं घाघ राजनेता नहीं हूं,
और ना बनना चाहता हूँ। राम जाने इन दोनों ने कुछ बड़ा त्याग करने का इरादा तो नहीं बना लिया जो हमको आपको नहीं मालूम। ये प्राइम टाइम है। नीलोत्पल बसु साहब है, नेता सीपीएम। केसी त्यागी जी हैं, आप सांसद हैं जनता दल यूनाइटेड के। जयनारायण व्यास जी हैं अहमदाबाद से, नेता बीजेपी। शक्ति सिंह गोयल हैं, आप कांग्रेस नेता हैं, आप भी अहमदाबाद से हैं। जयनारायण व्यास की खूबी है कि जब वो सरकार के प्रवक्ता थे और अब भी, तो गुजरात के आंकड़ों और तमाम जानकारियां इनकी जबान पर रहती है। पर जयनारायण जी, अगर हमने कुछ कहा होगा तो उसकी आप कह सकते हैं कि जो हमने आंकड़े पेश किए उसमें कुछ आपको गलत लगे। लेकिन मेरा सवाल यह है कि जब मोदी जी कह रहे थे आज कोलकाता में कि 10-12 साल से तो वो कांग्रेस सरकार के गड्ढे ही भर रहे हैं, निश्चित रूप से वो अपने कार्यकाल की बात कर रहे हैं, पर आपकी पार्टी की सरकार वहां 1995 में है। अब उन्होंने 1995 से 2001 का जिक्र क्यों नहीं किया ये मुझे नहीं मालूम है। लेकिन इन दावों के संदर्भ में वो कहीं ऐसा तो नहीं कि आप गुजरात की छवि आप दूसरे तरीके से पेश करें? ऐसा लग रहा है कि गुजरात कुछ बिहार जैसा गड्ढे वाला राज्य है, जैसा बिहार में नीतीश की सरकार से पहले वो जो गड्ढे उसकी पहचान थे, वैसा कुछ गुजरात गड्ढे वाला राज्य है जिसे भरने का काम आपकी सरकार उसमें व्यस्त है पिछले 10-12 सालों से। जी मैं बोल सकता हूं रविश जी? जी जी, ये 3G है, थोड़ा देर से पहुंच रही है आवाज, लेकिन आप बोलिए सर। आपने, हाँ, कोई बात नहीं, आपने काफी सारे आंकड़े बताए। मैं एक बात सिद्धांत के तौर पे कहना चाहूंगा कि किसी भी आंकड़े की अगर जब आप तुलना करते हैं तो एक निश्चित बेस के साथ की जाती है। करेक्ट। अब आप गुजरात को बताएं कि दूध उत्पादन में 4 नंबर का राज्य है, तो हम ये बिना सोचे उत्तर प्रदेश और राज्यों के साथ इसकी कंपैरिजन नहीं कर सकते, क्योंकि गुजरात का कुल मिला के विस्तार महज 5% है और आबादी भी महज 5% है। तो 5% आबादी वाला, 5% विस्तार वाला राज्य है, जहां से अमूल जैसी ब्रांड निकली है, जहां से व्हाइट रिवॉल्यूशन निकला है और जहां से आज देश एशिया की सबसे बड़ी डेयरी कार्यरत है। तो ये बातें भी हमें इस पे भी गौर करना होगा। मैं तो आपकी जहां मैंने बात उठाई अर्थव्यवस्था का सवाल है, मैं जरूर कहना चाहूंगा जी कि हम आजकल बढ़ चढ़कर फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर रहे हैं। वैसे एक एक्ट भी बना 2004 में जिसके मुताबिक फिस्कल डेफिसिट को 2006 तक काबू में लाके 3% और रेवेन्यू डेफिसिट को नहीवत बनाना था और रेवेन्यू सरप्लस के स्टेज में जाना था। केंद्र सरकार वहां से लुढ़कती हुई आज तक 5.3% फिस्कल डेफिसिट पे अटकी है। रेवेन्यू डेफिसिट भी अपने आपे में आने का नाम नहीं देती और लास्ट क्वार्टर में जहां तक करंट अकाउंट डेफिसिट का सवाल है, जो आयात निर्यात पर निर्भर है, वो भी करीब 7% जीडीपी के करीब जा चुकी है। ये अर्थव्यवस्था किस ढंग से लुढ़की हुई है केंद्र सरकार के यूपीए के शासन में, वाजिब बात है, वाजिब बात है। जयनारायण जी, मेरा सवाल अभी आपसे गुजरात मैं कहूंगा, मेरा सवाल अभी आपसे गुजरात से संबंधित था। एक सेकंड कंपैरिजन देता हूं, लेट मी फिनिश। मैं एक ही मुद्दा खत्म कर लूं, बाद में आप बताइए। ये मुद्दे के साथ गुजरात का मुद्दा मैं इसलिए रखना चाहता हूं कि डिकेडल ग्रोथ आप देखें गुजरात का, तो पूरी डिकेड का, एक साल की ग्रोथ नहीं है गुजरात की 10%, डिकेडल ग्रोथ 10% मेंटेन करना स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट का वो आसान बात नहीं है। गुजरात ने जहां तक कृषि है, कृषि का भी डिकेडल ग्रोथ 10% मेंटेन किया है